हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो जून 2025 में होने जा रहा है। उसमें जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका पेपर 2 जो है उसके प्रीवियस क्वेश्चन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 9th लेक्चर वीडियो है। 8 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिटेल में 2017-18 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड पिछले 8 लेक्चर वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एंड आज है हमारा 9th लेक्चर इस सीरीज में। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो आज की तारीख तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि यही तो सिलेबस है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैनेजमेंट का। कुछ और सब्जेक्ट भी हैं बट ये सब्जेक्ट भी हैं। तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको मेरे चैनल पे मैंने इन सब्जेक्ट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो रेफर कर सकते हैं। नोट्स वगैरह मेरी एप्लीकेशन से मिल जाएगा, राइट। और एक बात और है, सिलेबस को लेके कोई डाउट है तो उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है उसका सिलेबस क्या है, राइट। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड लेक्चर यूजफुल लगा करे तो प्लीज लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करिए, लेक्चर को शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक दिया करिए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये कब का आया हुआ है, जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इसी साल। अभी चल रहा है मई, जनवरी 2025 में ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन क्या है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, आपको मैच कराना है। ठीक है, लिस्ट 1 के आइटम देखते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये लिस्ट 1 की आइटम है। लिस्ट 2 में क्या है, ज्वाइंट फोरम, एनुअल रिपोर्ट, सर्कुलर एंड ग्रीवियंसेस। ठीक है, तो आपको मैच कराना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको ये बिजनेस कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए जरा ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। वैसे कहूंगी कि एक बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी वो कम्युनिकेशन जिसमें जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो कम्युनिकेशन जिसका फ्लो कहाँ पे हो, कैसे हो, डाउनवर्ड हो, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड, यानी जो टॉप मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेट कर रहा है जूनियर्स को। ठीक है, तो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, पॉलिसी हो सकता है, डायरेक्टिव हो सकता है, या सर्कुलर हो सकता है। जो सर्कुलर वगैरह है, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन देता है और वो जूनियर लेवल को देता है। ठीक है, तो ये जो ए है ना, ये मैच हो रहा है 3 से। ठीक। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन वो क्या हो, लोअर से हायर मैनेजमेंट की तरफ वो कम्युनिकेशन हो। तो क्या वो एनुअल रिपोर्ट्स होती है, तो एनुअल रिपोर्ट तो बेसिकली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। एनुअल रिपोर्ट जो है ना वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, ये वो इसमें जो है जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है ना वो एक्सटर्नल होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ शेयर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के फॉर्म में। तो ये तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है ग्रीवियंसेस। ठीक है, ग्रीवियंसेस मतलब सपोज करिए जो एम्प्लॉयज हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, उनके कुछ ग्रीवियंसेस हैं तो वो टॉप मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं ना। तो ये जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये अपवर्ड होता है। ठीक, तो हमने बताया था ना, अगर इस टाइप का मैचिंग वाला क्वेश्चन आए तो अगर आपने 2 या 3 भी मैच कर लिया ना तो आप इसमें से देख सकते हैं कौन सा आंसर है। तो ए किस पे जा रहा है, ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ए 3 पे जा रहा है, तो ए 3 पे इन दोनों में जा रहा है, इसी में जा रहा है, केवल ए 3 में जा रहा है। देखिए इसमें तो है नहीं ए 3 पे। ठीक है, तो ए 3 पे जा रहा है, बी 4 पे जा रहा है, तो देखिए बी 4 पे जा रहा है। एंड सी, ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या कह लीजिए लेटरल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है, कुछ मीटिंग हो रही है, एम्प्लॉयज आपस में मिलकर के कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे ज्वाइंट फोरम। ठीक है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो सी 1 पे जा रहा है, सी 1 पे जा रहा है एंड डी सेकंड पे जा रहा है। तो सारे ऑप्शन इसके मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप इसे रीड करना चाहें तो देख लीजिए। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें क्या हो, लोअर लेवल एम्प्लॉय, सॉरी डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड, लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जो कम्युनिकेशन हो तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन।
हॉरिजॉन्टल या लेटरल क्या होता है? जिसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडिया हो बिटवीन इंडिविजुअल एट द सेम लेवल, दैट इज हॉरिजॉन्टल। एक्सटर्नल, जब ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन बाहर एक्सटर्नल शेयर की जाए तो वो एक्सटर्नल। तो समझ में आ गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिजनेस प्लान से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान दैट टैली कम आफ्टर वन अनदर। यानी बिजनेस प्लान जब बनाया जाता है तो क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन है। तो क्या ऑप्शन है? एग्जीक्यूटिव समरी, अगला है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, अगला है फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, तो आपको बताना है जब बिजनेस प्लान बनाया जाता है तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो मैं इसमें बता दूं, सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव समरी। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी में बेसिकली ये जो बिजनेस है इसका क्या मिशन है ये सब डिफाइन किया जाता है। देखिए, ये जो बिजनेस प्लान होता है एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है जिससे डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजी आसान हो जाती है। एंड बिजनेस प्लान स्टार्ट्स विद एग्जीक्यूटिव समरी। बिजनेस प्लान एग्जीक्यूटिव समरी से स्टार्ट होता है जिसमें बिजनेस के मिशन, गोल, इसके बारे में डिटेलिंग होती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरा क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन, ये दूसरा स्टेप होता है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ये तीसरा स्टेप होता है। एंड फाइनेंशियल प्लान जो होता है ये चौथा स्टेप होता है। ठीक है, फिलहाल इसमें जो 4 स्टेप दिए हैं उनका सीक्वेंस देखा जाए तो ये होता है। ठीक, अच्छा, इसका ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये आपको रीड करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले ए के बाद सी, तो ए के बाद सी इसमें आ रहा है ना, ए के बाद सी, फिर बी, फिर डी। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी होती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस होता है, उसके बाद मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान होता है, उसके बाद फाइनेंशियल प्लान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्रेन इस, ओहो मैंने पहले ही हिंट दी थी। जो अगला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जनवरी 2025 में आया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की एक खास बात बताती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार तो जनवरी 2025 में आया हुआ है, और ये एक बार अभी मैंने पिछले वीडियोस में, पिछले आप मेरे 3-4 वीडियोस चेक करिएगा, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। उसमें दूसरे सेंटेंस वही है, बस कह लीजिए एक में डायरेक्ट पूछा गया है, एक में इनडायरेक्ट वे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलेक्स एफ ऑसबॉर्न इज नोन एज फादर ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो एलेक्स एफ ऑसबॉर्न है वो क्या है। ही इज अ फादर ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी, इन्वेंशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग या ह्यूरिस्टिक्स। कि किसके फादर इनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया है जनवरी 2025 में, और अभी लास्ट 2-3 इयर्स में ही इसी सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। उसमें पूछा गया है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिर उसमें 4 कह लीजिए एक्सपर्ट्स के नाम है, तो उसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, और फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली यही है, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। तो इन्हीं पर कह लीजिए 2 बार क्वेश्चन आए हैं, एक बार जनवरी 2025 में आया है, एक बार इसी के पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैंने अभी पिछले ही मेरे 2-3 वीडियोस चेक करिएगा, उसमें है क्वेश्चन। ठीक, फिर से आया है जनवरी 2025 में। तो वैसे आपको बता दूं, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। इनको फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो एलेक्स एफ ऑसबॉर्न है, ठीक है, ही वॉज एन अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव। ये एक अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे। इसके साथ ही ये ऑर्थर थे क्रिएटिव टेक्निक, जिसको कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसके ऑर्थर थे, इसके एक्सपर्ट थे। इन्हीं के फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में चैनल पे पढ़ाया है। 70 to 75 लेक्चर वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो अब वो आप रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू मैंने इकोनॉमिक्स पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो टॉपिक है ना, उससे क्वेश्चन है ये। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आपको ये जो लिस्ट 1 है इसको लिस्ट 2 के आइटम से मैच करना है। यहाँ पे चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है डिमांड रिमेन अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज।
यानी डिमांड जो है अनचेंज रहता है, भले ही प्राइस में जितना भी चेंज आए। तो बेसिकली ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस में चाहे जितना चेंज कर दो डिमांड में चेंज नहीं आएगा। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक की बात हो रही है। अगला क्या है, कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, डिमांड में कितना चेंज आता है जब प्राइस में चेंज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अगला है थर्ड, अ मेजर ऑफ हाउ डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो डिमांड किस तरीके से चेंज होती है, ये कौन मेजर करता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करता है। ठीक है। अगला क्या है, डिमांड ड्रॉप्स टू जीरो with even the slightest increase in price। यानी डिमांड जीरो पे ड्रॉप हो जाती है। ये किसमें, डिमांड ड्रॉप टू जीरो विद इवन द स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन प्राइस। डिमांड जीरो पे ड्रॉप हो जाती है अगर थोड़ा भी क्या हो, चेंज हो प्राइस में। तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का है। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि अगर तीन भी मैच हो जा रहे हैं, तो यानी अगर तीन जो मैच हो रहे हैं उसके लिए आप श्योर हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं क्या आंसर है। जैसे जो ए है वो सेकंड से मैच हो रहा है, तो देखिए मैं इसमें ए सेकंड से कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, एक यहाँ पे मैच हो रहा है और एक यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है। फिर बी कहाँ पे मैच हो रहा है, बी जा रहा है थर्ड पे, तो बी थर्ड पे कहाँ जा रहा है, केवल यहीं पे जा रहा है। सी किससे मैच हो रहा है, सी वन से मैच हो रहा है, तो सी वन से यहाँ पे मैच हो रहा है। और डी किससे मैच हो रहा है, डी फोर से मैच हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार आपको रीड करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2025 में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाई एम्प्लॉयर आर अडॉप्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है। तो पांच कारण लिखे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है? सबसे पहला है एडॉप्शन ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफी, क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफी अडॉप्ट हुई है इसलिए। या इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिव अप्रेजल स्ट्रेटजी, अलाइनिंग ईच एम्प्लॉय इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, या मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट ऑन डे टू डे बेसिस, या रिड्यूस डाइवर्स वर्कफोर्स। ठीक है। तो किस कारण से एम्प्लॉयर जो होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में PMS यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो इसका कारण बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि PMS परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वो मैनेजमेंट सिस्टम है, PMS वो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो अप्रोच है जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करती है, परफॉर्मेंस को एसेस करती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को एसेस करती है और इंप्रूव करने की कोशिश करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनका जो गोल है या उनके कह लीजिए जो एफर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन हो सके। ये पर्पस होता है PMS का। तो देखिए मैंने लिखा है PMS परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एसेस करती है ताकि इंप्रूव कर सके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, ताकि अलाइन कर सके इंडिविजुअल के एफर्ट को बिजनेस के गोल के साथ। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है, एम्प्लॉय के लिए गोल सेटिंग करती है, उनको फीडबैक देती है, रेगुलर इवैल्यूएशन करती है, उनके लिए प्लानिंग करती है। तो ये सारे काम करती है। ठीक है। तो बेसिकली PMS ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंप्लीमेंट करती है, ताकि वो क्यों इंप्लीमेंट हुआ है जो PMS परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में अब क्यों है, क्यों एम्प्लॉयर अडॉप्ट करता है अपने यहाँ, ताकि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अब TQM फिलोसफी इंप्लीमेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफीज अब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है इसकी वजह से। दूसरा क्या कारण है कि इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिव अप्रेजल स्ट्रैटेजी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो PMS है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव अप्रेजल, ये एक अप्रेजल की स्ट्रैटेजी है इसलिए इंप्लीमेंट होता है। एंड एक यहाँ पे भी तो डिस्कस हुआ है कि जो एम्प्लॉय है अलाइन कर सके ईच एम्प्लॉय इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसमें हर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कर सके, उनको अलाइन कर सके, इस पर्पज से होता है। ठीक है।
जबकि कोई डे टू डे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के पर्पज से पीएमएस नहीं है, ना ही डाइवर्स वर्कफोर्स को रिड्यूस करने के पर्पज से है। तो ये दोनों तो एकदम नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी सही है। पीएमएस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों ऑर्गेनाइजेशन में है? क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी पे काम होता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव एक अप्रेजल सिस्टम है और इससे एम्प्लॉय को अलाइन कर सके, एम्प्लॉय के एफर्ट को अलाइन कर सके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बिजनेस प्लान से है। क्या है कि फिक्सिंग द जीरो डेट इज इंपॉर्टेंट स्टेप। नहीं, बिजनेस प्लान से नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है। तो अगला क्वेश्चन है कि फिक्सिंग द जीरो डेट, ये जो जीरो डेट फिक्स की जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन एस्टैब्लिशिंग अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट को जो एस्टैब्लिश किया जाता है उसमें जीरो डेट जो डिसाइड की जाती है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो क्या ये प्रिलिमिनरी स्टेप होता है या डिफिनीशन स्टेप होता है, सेकेंडरी स्टेप होता है या लास्ट स्टेप होता है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2023 में। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट जीरो डेट। जीरो डेट होती क्या है? तो जीरो डेट बेसिकली क्या है कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी प्लानिंग कर ली, पूरा एनालिसिस कर लिया, सारी स्टडी हो गई, प्रोजेक्ट मतलब सब कुछ कर लिया। अब फाइनली उसे एग्जीक्यूट किस तारीख से करना है, दैट इज कॉल्ड जीरो डेट। यानी डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट किस तारीख को किक ऑफ होगा, किस तारीख को स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड जीरो डेट। एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, ये आखिरी स्टेप होता है। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारे काम हो जाते हैं, फिर सबसे आखिरी में ये डिसाइड होता है कि फाइनली प्रोजेक्ट स्टार्ट कब करेंगे। तो सही बात है, पहले तो प्लानिंग की जाएगी, सारे काम किए जाएंगे, एनालिसिस की जाएगी, प्रोजेक्ट का लेआउट, सारे काम होंगे, फिर फाइनली आप डिसाइड करेंगे ना शुरू एग्जीक्यूट कब से करेंगे। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप होता है। देखिए मैंने लिखा है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जीरो डेट इज द स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी कोई या प्रोजेक्ट ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट है, उसके स्टार्ट के डेट को कहा जाता है जीरो डेट। एंड ये आखिरी स्टेप होता है, लास्ट स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये फाइनल डिसीजन होता है कि फाइनली कब से प्रोजेक्ट को किक ऑफ किया जाएगा, कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, लास्ट स्टेप होता है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और आपको अब क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।